हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, कहा 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के लगभग 60,000 युवाओं को जल्द ही मिलेगा रोजगार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर हरियाणा के किसानों ने कल नए संसद भवन का किया भ्रमण और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना विधानसभा क्षेत्र को करीब 34 करोड़ की 4 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, कहा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बनी सड़क पर 1,43,72,000 रुपए हुए हैं खर्च। और देश भर में आज मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में घोषणा की कि आगामी समय में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी कुछ माह में पूरी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट पर 3 चरणों में 3,68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो हमने ग्रुप डी की सीटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। मित्रों, कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री वाले 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें ठेकेदार बनने के लिए सशक्त बनाने की भी घोषणा की। सरकार इन व्यक्तियों को बिना किसी संपार्श्विक की आवश्यकता के 1 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए का ऋण देगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, बल्कि ये गारंटी सरकार देगी। हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए कोई जाना चाहता है, बहुत युवकों की इच्छा है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है। आज करनाल के वार्ड नंबर 1 में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत मेरे पास आने वाली हर शिकायत को पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और उनका वे स्वयं ध्यान रखते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज कल्याणकारी कार्यक्रमों में हरियाणा प्रदेश में अग्रणी है। हरियाणा के 40 लाख लोग विभिन्न बीपीएल सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफें थी उन्होंने लिख करके हमको दी हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको बताई है। तो इन सब को, जैसा हमारा सिस्टम बन गया, जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत, हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है
और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं, और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को हम बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है। उन्होंने कहा कि करनाल शहर में 3000 लोगों का आयुष्मान के तहत निःशुल्क इलाज किया गया, जिसका 14 करोड़ सरकार ने दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर हरियाणा के हिसार से किसानों ने कल नए संसद भवन का भ्रमण किया और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने पिछले महीने 26 दिसंबर को हिसार स्थित ICAR केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का दौरा किया था। तब उन्होंने वहां उपस्थित किसानों से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली आकर नया संसद भवन देखने को आमंत्रित किया था। उपराष्ट्रपति ने अपने देसी अंदाज में किसानों से कहा था कि दिल्ली आओ, थारा घर से। थोड़ा सा फर्क है ताई का है कि छोरी ज्यादा आगे पहुंच गई है, पर ये भी एक काम कर दियो है, लोकसभा में और विधानसभा में 1/3 महिला होंगी, मतलब 1/3 मेंबर पार्लियामेंट महिला होंगी। ज्यादा अहम बात पे होंगी कि बस जनरल सीटों भी लड़ेंगी। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये पहली बार हो रहा है। कोशिश तो 30 साल तक बहुत हुई, पर वह कोशिश पार कौन पड़ी। सितंबर के महीने में गए ने यह पार पड़ गई। उप मुख्यमंत्री ने कल अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव घोगड़िया में नवनिर्मित ज्ञान केंद्र घोगड़िया से कहसून वाया बड़ौदा तथा गांव के मेन रोड से नागदेव मंदिर तक सड़क का उद्घाटन किया और उचाना से लितानी रोड तक बनी सड़क के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत घोगड़िया से कहसून तक बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर 1,43,72,000 रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा पंचायती राज के अंतर्गत गांव के मेन रोड से नागदेव मंदिर तक 49 लाख रुपए की लागत से पक्की सड़क बनाई गई है और इसी तरह 27 लाख रुपए की लागत से गांव घोगड़िया में बने ग्रामीण ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग पूरी होगी और क्षेत्रवासियों को सुगम यातायात सुविधा सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों एवं योजनाओं की बदौलत हरियाणा प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। गांव लेवल पर विलेज नॉलेज सेंटर हम डेवलप करेंगे। आज घोगड़िया गांव का विलेज नॉलेज सेंटर का हमने इनॉग्रेशन किया है। मैं मानता हूँ कि जो डिजिटल लाइब्रेरी और इस तरह का अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर हम गांव में बना रहे हैं, उसको बहुत बड़ी इसमें मदद मिलेगी। दूसरा, घोगड़िया के ऐतिहासिक धाम नागदेव जी, इसको कनेक्ट कर आज मुझे लगता है श्रद्धालुओं को एक बेहतर सुविधाएं हम दे पाएंगे और मेले के टाइम पर भी जो दिखते लोगों को आती थी वो दिखते हम समाप्त हो। 2 ऐसी सड़कें हैं, एक बिल्कुल नई सड़क जो घोगड़िया को कसुन से जोड़ेगी और एक बहुत लंबी मार्ग थी कि उचाना मंडी को और नितानी नेशनल हाईवे तक की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। आज उसका काम भी शुरू है। देश भर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोहड़ी को सर्दी की लंबी रातों का अंत माना जाता है और यह गर्मी के लंबे दिन का स्वागत करती हैं। यह गन्ने की कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है। पंजाब के गांव में लोहड़ी गन्ने की फसलों की कटाई के बाद मनाई जाती है। गन्ने के ताज़े रस का उपयोग खीर और गुड़ बनाने में होता है। यह त्यौहार सामाजिक सद्भावना और एकता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के शुभ अवसर पर भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी।
एक संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार देश की सांस्कृतिक विरासत के जीवंत स्वरूप के साथ साथ विविधता में एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि लोग इन अवसरों पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान संबंधी और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में अलग अलग रूपों में मनाए जाने वाले ये त्यौहार सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारा बढ़ाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व केवल वातावरण में बदलाव नहीं लाता बल्कि हमारे जनजीवन में भी परिवर्तन लाता है। खास करके जिन परिवारों में कोई नई ऐसी खुशी की बात आई है तो उन परिवारों को विशेष बधाई। लोहड़ी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोहड़ी को लेकर जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। यमुनानगर जिला बार एसोसिएशन द्वारा भी लोहड़ी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी न्यायाधीश, एडवोकेट शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और गीत भी गाए। जिला अतिरिक्त सेशन जज शालिनी नागपाल ने अपने संबोधन में इस पर्व की बधाई दी। वहीं लोहड़ी को लेकर यमुनानगर में बाजार सजे हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार भी इससे खुश हैं। लोगों ने लोहड़ी के पर्व को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बेसिकली ये पंजाब और हरियाणा का मुख्यतः त्यौहार है, लेकिन आजकल ये पूरे नॉर्थ इंडिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार हमेशा बहुत सर्दी में ही आता है, तो इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग आग जलाते हैं और उसमें तिल अर्पण करते हैं। और ये कहा जाता है कि तिल चढ़ सर्दी घट। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि आजकल तो बहुत ही भीषण सर्दी पड़ी हुई है। पूरा नॉर्थ इंडिया सर्दी से कपकपा रहा है। और इस त्यौहार की विशेषता ये होती है कि अगर किसी की शादी है या किसी के घर कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी जो फर्स्ट लोहड़ी होती है उसको बड़ी धूमधाम से मनाकर सभी रिश्तेदार इकट्ठे होकर, सभी मित्र संबंधी इकट्ठे होकर आग जलाकर और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी तो बहुत अच्छा त्यौहार है, ये मीठे का त्यौहार है। इस दिन रेवड़ी, पोपकन, ये मूंगफली, गज्जर का त्यौहार इससे मनाई जाती है। सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। पंजाब में लोहड़ी का ज़्यादा प्रचलन है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाते हैं। वैसे आजकल तो पहले लड़कों की मनाते थे, आजकल लड़कियों की भी मनाते हैं। लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं है। त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और इसमें हम सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर एक हमारा गाना प्रसिद्ध है, इसमें सुंदर मुंदरिये दूल्हा पट्टी वाला ये गाना बोला जाता है। और इसमें लोहड़ी में सारे परिवार के इकट्ठे होकर लोग बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमारे घर में कोई शादी हुई और कोई बच्चा हुआ, उस त्यौहार में हम एक दूसरे को लोहड़ी बांटते हैं और कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं अपना। वहीं दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ परिसर में भी लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दूरदर्शन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। इस दौरान सभी को मूंगफलियां और रेवड़ियां भी बांटी गई। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के प्रमुख सुमित गोयल ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और उमंग और हर्षोल्लास के इस पर्व पर सभी के जीवन में सुख शांति की कामना की। लोहड़ी का पर्व आज जिला फतेहाबाद में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज लोगों ने बाजारों में जमकर मूंगफली, रेवड़ी, तिल तथा घेवर आदि की खरीदारी की, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। विधायक लक्ष्मण नापा ने अनाज मंडी में जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित लोहड़ी मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रेम, प्यार तथा स्नेह का प्रतीक है। इस दिन लोग अग्नि की पूजा करके उसमें तिल डालकर सभी की तरक्की तथा खुशी की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। आज का जो त्यौहार है लोहड़ी का, बहुत ही एक हमारा पंजाबी संस्कृति का, हमारे देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और आपसी भाईचारा का त्यौहार है कि हम सब मिलजुल के इसको मनाते हैं। तो मुझे आज बहुत ही खुशी है कि सरपंच ने एक बड़ा अच्छा भव्य प्रोग्राम यहाँ किया है और बहुत ही आज खुशी का दिन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। और जो मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है सारे देश में, और मेरे जो हल्के के गांव है 114 गांव, सब वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब शहर के हमारे जो प्रोग्राम रहे हैं बहुत जल्द 4-5 दिन में वो प्रोग्राम भी बनने जा रहे हैं।
और लोगों ने पहली बार महसूस किया है कि सरकार उनके द्वार पहुंची है। मौके पे ही पेंशन बनी है, बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड बना है और लोगों का जो इलाज फ्री हो रहा है, ओपीडी हुई है, मौके पे ही उनका चेक करके उनको दवाई दी है। तो बहुत ही अच्छी मोदी की जो गारंटी की गाड़ी है, बड़ी अच्छी तरह से घूम रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे इंटरनेशनल वुमेन समिट कल संपन्न हो गया। समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा महिला आयोग की सराहना की। इससे पहले विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि किस तरह महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ा जा सकता है और इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। हरियाणा महिला आयोग के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम के अंतिम दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मौके पर मौजूद महिला शक्ति को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में किया जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं को खुद को मजबूत बनाना चाहिए जिससे वो किसी भी स्थिति का सामना कर सके। महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से नए नए कदम उठाए और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जितने भी जो भी महिला एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्कीम्स है उसको भी लागू करना। विशेष करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में पहली बार 33% महिलाओं का रिजर्वेशन जो बिल लाया बहुत ही ऐतिहासिक है। वैसे हरियाणा सरकार भी ग्राम पंचायत में 50% रिजर्वेशन देना ये भी बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक है। वैसे ही हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है और महिलाओं को सशक्तिकरण करना और महिलाओं को ज़्यादा सुविधाएं देना, महिलाओं को जेंडर गैप में या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में किसी में उनको जो है भेदभाव से नहीं देखते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव करधान में पहुंची, जिससे गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अनिल विज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे सब्जी बेचने वाला गली गली जाकर कहता है कि आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, उसी प्रकार अब सरकारी दफ्तर आपके गाँव में जाकर कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन बनवा लो, आयुष्मान कार्ड बनवा लो। गृह मंत्री ने कहा कि विश्व में 3 प्रकार के राष्ट्र हैं, एक अविकसित, दूसरे विकासशील देश और जैसे कि हमारा देश, और तीसरे विकसित देश जिनकी संख्या दुनिया में 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक होने का देखा है। वहीं इस यात्रा में आए लाभार्थियों ने भारत सरकार की इन योजनाओं की सराहना की। जब से सत्ता संभाली है केंद्र में मोदी जी ने, प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी ने, ये दोनों मिलकर प्रदेश के उत्थान के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो उसके लिए कई योजनाएं इस सरकार ने चलाई हैं। कार्ड की बात हो जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज अपने परिवार का कोई भी करवा सकता है। सर, हम पीएम की तरफ से योजना का लाभ मिला है, बहुत अच्छी है, सारी योजनाएं मिलती हैं। आपकी बेटी और हमारी बेटी आंगनवाड़ी के थ्रू से मुझे इस योजना का लाभ मिला है, बहुत अच्छी है, अच्छी लगा यहाँ पे आके।
प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं को उन जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है जो पात्र होते हुए भी वर्षों से योजनाओं के लाभ से वंचित थे। सरकार ने उनके घर द्वार पर आकर सेवाएं देने का काम किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल कल भिवानी जिला के गांव चौहड़ कला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कृषि मंत्री ने गांव चौहड़ कला में 3.25 करोड़ की लागत से सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास भी किया। उन्होंने लोहारू क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 12 बागवानी के किसानों को करीब 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति पत्र भी दिए। प्रत्येक किसान को 24,14,000 रुपए की सब्सिडी नेट हाउस के लिए दी गई। कृषि मंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रोएक्टिव योजना के तहत 6 महिला व पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन के पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा करीब 10 से अधिक परिवारों को लोन पत्र भी वितरित किए, जिसमें 25 से लेकर 90% तक अनुदान दिया गया है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की डायल 112 योजना की तर्ज पर जल्द ही पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा आरंभ की जाएगी। लगभग हर गांव में ये यात्रा गई है और लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी है। लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है और इस यात्रा के माध्यम से किसी को सिलेंडर मिले, किसी को बुढ़ापा पेंशन मिली, किसी के हेल्थ कार्ड बने, हर आदमी को कोई न कोई घर में बैठे लाभ मिला है। प्रशासन के अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया और ये एक अच्छी योजना है कि जनता के दरबार में जाकर के जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, उन्होंने उनकी सेवा की है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लगभग 2 करोड़ रुपए के लिए सब्सिडी के स्वीकृति के पत्र दिए। इसी तरह से 1,60,000 रुपये तक के PKCC बने वो दिए। बहुत सारी योजनाओं के और भी लाभ इन लोगों को मिले और लोगों में संतुष्टि है कि एक ऐसी सरकार उनकी सरकार है जो उनके सपनों को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य देश के स्कूली बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाना और उन्हें अच्छा और समय पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। पीएम पोषण योजना स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इसी योजना के तहत कैथल जिला के सीवन ब्लॉक के गाँव आंधली के राजकीय प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 55 बच्चों को प्रतिदिन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। स्कूल के मुख्य अध्यापक रामफल और अध्यापक कृष्ण ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत प्रतिदिन स्कूल में बच्चों को खाने के लिए तरह तरह का पौष्टिक आहार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समय पर स्कूल में कच्चा अनाज और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा दी जाती है। सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना की शुरुआत की है, जिसमें दोपहर का खाना बच्चों को फ्री दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसमें पौष्टिक आहार दिया जाता है, रोटी सब्जी, जैसे हर दिन के हिसाब से मेनू अलग अलग बना हुआ है। किसी दिन रोटी सब्जी बनती है, किसी दिन नमकीन चावल बनता है। तो इस तरह से हर दिन अलग अलग तरह से खाना दिया जाता है। मिड डे मील के बनाने के लिए कुक लगी हुई हैं जो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से खाना बनाती हैं। बच्चों को बताया जाता है कि फास्ट फूड ना खाएं, कोई भी तली भुनी चीज़ें ना खाएं और हमेशा घर का बना ही खाना प्रेफर करें। स्कूल में अच्छा खाना मिलता है। हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छा खाना मिले और घर जैसा ही माहौल मिले। हाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता है। बच्चे भरपूर आनंद से खेलते कूदते हैं, अच्छा खाना मिलता है। वहीं स्कूल के बच्चों ने बताया कि उन्हें हर रोज पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, जिसे वे बड़े चाव से खाते हैं और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं। हमें वह खाना बहुत अच्छा लगता है। हर रोज अलग अलग तरह के खाना, अलग अलग तरह का खाना मिलता है। एक बार खीर पूड़े भी मिले थे, चावल, खिचड़ी, दलिया भी मिलता है और हम
मैं बाजार का खाना तो खाता हूँ, लेकिन आज से बंद कर देंगे। जैसे हमारी मम्मी घर पे खाना बनाती है, वैसे ही हमारी आंटी हमारे स्कूल में खाना बनाती है और यह खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में निरंतर कमी आ रही है, जिसकी वजह से दुधारू पशुओं पर ठंड का असर पड़ रहा है। इसके कारण पशुओं में दूध का उत्पादन भी कम होता जा रहा है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दूध का उत्पादन प्रभावित होने से रोकने के लिए मौसम के अनुकूल संतुलित आहार और सही तापमान मुहैया करवाने की सलाह दी है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह के अनुसार पशुओं के रखरखाव और विकास का पशुओं के दूध उत्पादन पर सीधा असर होता है। जब उचित रखरखाव और विकास हो तभी उचित मात्रा में दूध का उत्पादन लिया जा सकता है। दुधारू पशु के शरीर का सामान्य तापमान 101.2 फ़ारेनहाइट होता है। सर्दी में दुधारू पशु का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उचित तापमान का ध्यान रखें। पशु के बिछावन के लिए तूड़ी का इस्तेमाल करें। खिड़कियों पर बोरी व टाट के पर्दे आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सारी बायोलॉजी हम लोगों की ऐसी होती है तो उनको भी ठंड लगती है और उनको कोई ऐसी, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमें अपनी केयर करनी है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जब भी सर्दी होती है हम लोग भी जो है गुड़ खाते हैं और बहुत सारे ये एक इसलिए खाते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। काऊ में भी ऐसे ही होती है, थोड़ी बफेलो में और काऊ में भी वैसे ही लगभग होती है। काऊ में थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा फील करता है। तो मेरा ये कहना है सबसे पहले तो उनको अच्छे से आप रखें। रखने का है जैसे कि हम अपने रूम को बंद करके रखते हैं, विंडो को बंद कर रखते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान भी रखें कि इतना बंद ना कर दें कि ऑक्सीजन ही कम हो जाए। तो हमें थोड़ा एयर को बनाना भी चाहिए, वेंटिलेशन पूरी प्रॉपर रहते हुए ऐसी चीज़ रखें कि थोड़ा गर्म रहे रूम। चीक या किसी चीज़ का पर्दा डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं तो बोरे होते हैं, उनको बना करके सारी तरफ से बंद कर दीजिए। सर्दी में पशुओं को सिर्फ हरा चारा खिलाने से अफारा व अपच भी आ सकता है। ऐसे में हरे चारे के साथ सूखा चारा भी खिलाएं। पशुओं को सर्दी के मौसम में गुनगुना, ताज़ा व स्वच्छ पानी भरपूर मात्रा में पिलाएं, क्योंकि पानी और चारा ही दूध बनाता है। ऐसे में थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आजकल बरसीन भी होती है, लेकिन बरसीन में थोड़ा सा गीलापन ज़्यादा होता है। तो आज की डेट में मेरा ये होता है कि आप भूसा टाइप का चीज़, हे टाइप का चीज़ जो हम पहले से बना के रखते हैं, और ग्रेन की ज़्यादा खपत कीजिए, जिससे कि उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी रहे, ज़्यादा गीला ना करें। तो ये सब माध्यम को रखते हुए आप अपने आप को पूरा पर्पज आपका ये होना चाहिए कि ये सब अगर सुविधाएं हम रखेंगे तो उसका मिल्क का प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा। अदरवाइज जैसे गर्मी में मिल्क का प्रोडक्शन डाउन होता है तो उसी तरह सर्दी में भी हो जाएगा अगर उसका ज़्यादा सर्दी का इफेक्ट पड़ेगा। 18 जनवरी को नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले आज नामांकन के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल, अध्यक्ष HS लक्की के साथ सभी पार्षद पहुंचे मेयर पद के लिए। इस कांग्रेस की और उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी, सीनियर डिप्टी मेयर गुरप्रीत सिंह गापी और डिप्टी मेयर पद के लिए निर्मला देवी हैं। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से भी नामांकन भरा गया। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नेहा और डिप्टी मेयर पद के लिए पूनम ने नामांकन भरा। इस दौरान आम आदमी पार्टी से सह प्रभारी डॉक्टर SS आलूवालिया, आप नेता चंद्रमुखी के साथ सभी पार्षद मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार व अधिकारियों की सहमति से वार्ड नंबर 7 से पार्षद मनोज कुमार सोनकर को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। वार्ड नंबर 14 से पार्षद कुलजीत सिंह संधू को वरिष्ठ उप महापौर और वार्ड नंबर 35 से पार्षद राजेंद्र शर्मा को उप महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। सभी प्रत्याशियों ने पार्टी के नेताओं तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम कार्यालय जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सोलन माता जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोलन मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोलन मां ने समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए निरंतर कार्य किया है। सौराष्ट्र की सनातन संत परंपरा में श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी
उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ड़ा के सोनल धाम में की जा सकती है। सोनल मां समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए निरंतर काम करती रही। कच्छ के बोवार गांव से उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया था। उन्होंने परिश्रम करके आत्मनिर्भर बनने पर हर किसी को सीख दी थी और उस पर जोर दिया था। पशुधन के प्रति भी उनका उतना ही बल था। पशुधन की रक्षा करने पर वो हर क्षेत्र में, हर समय आग्रह करती थी। साथियों, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ ही सोनल मां देश की एकता और देश की अखंडता की भी एक मजबूत प्रहरी थी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।